और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस बीच की हेडलाइंस पर एक नजर। पीएम मोदी ने की मन की बात, बोले राम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ, संविधान दिवस पर संसद में विरोध हुआ, कृषि क्षेत्र में मिली बड़ी उपलब्धि। सीएम धामी ने दी गन्ना किसानों को बड़ी सौगात, उत्तराखंड में गन्ना मूल्य बढ़ा, अगैती गन्ना 405 रुपए और सामान्य 395 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित। एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन, सत्रों में ऑपरेशन सिंदूर समेत सुरक्षा परिदृश्य पर हुई चर्चा, सीएम धामी ने यात्रा पर बरसाए फूल। उत्तराखंड के मौलाना को एनआईए ने 20 घंटे बाद छोड़ा, आतंकी उमर के फोन में मिला था नंबर, हल्द्वानी आकर बोला मैंने पूरा कोऑपरेट किया। और उत्तराखंड में बादल छाए, ठंड बढ़ी, पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा, केदारनाथ में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए उत्तराखंड राज्य की चीनी मिलों के द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देना और ये सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूरा और उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो। इसी के उद्देश्य के तहत वर्ष 2024-25 की तुलना में इस वर्ष गन्ना मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई। गत पेराई सत्र 2024-25 में अगैती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य 375 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ था। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नए पेराई सत्र 2025-26 के लिए इन मूल्यों की वृद्धि करते हुए अगैती प्रजाति का मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन 28 से 30 नवंबर के मध्य देवभूमि उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में बसाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर में लगातार जारी है। राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन में शुरू हुए शिक्षा की भारतीय संकल्पना, वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य और हमारी भूमिका विषय पर भाषण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में अभाविप के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजशरण शाही ने उद्बोधन दिया है। इसके बाद 5 समानांतर सत्रों में वैश्विक जनजी आंदोलन और भारतीय युवा, एआई, चैट जीपीटी और शिक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ, एसआईआर, समसामयिक जनसंख्या असंतुलन और विकसित भारत का लक्ष्य और ऑपरेशन सिंदूर और बदलता सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा हुई है। राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये दावा किया कि भाजपा के शासनकाल में उत्तराखंड में पिछले 25 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के सहयोग से उत्तराखंड तेजी से तरक्की कर रहा है। व्यापक प्रगति हुई है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, 4 धाम की हमारी यात्रा डबल से ज्यादा हुई है। आपदाओं को हमने चुनौतीपूर्ण ढंग से उनका मुकाबला किया है। सिलक्यारा की घटना आपके सामने है, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक टनल में रहे और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी
स्वयं जीरो ग्राउंड पर रहकर उसकी मॉनिटरिंग करते थे। जितने भी आपदाएं हैं, सभी आपदाओं में जान और माल की हानि बहुत न्यूनतम हुई है। ये सरकार की प्रबंध क्षमता है, उसका ही परिणाम है। डिजिटल इंडिया अभियान की तर्ज पर परिवहन विभाग भी अब तेजी से डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रहा। वाहन पंजीकरण, ट्रांसफर, टैक्स जमा, प्रदूषण जांच और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लेकिन विकासनगर क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन स्वामी और लाइसेंस धारक हैं जिनकी मोबाइल नंबर विभागीय रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है। इस कारण उन्हें परिवहन संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर प्राप्त नहीं हो पाती और कई सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस समस्या को समझते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने विशेष पहल शुरू की। आरटीओ कार्यालय, वाहन शोरूम, प्रदूषण जांच केंद्र, फिटनेस सेंटर सहित कई प्रमुख स्थानों पर दिशा निर्देशों के साथ ही क्यूआर कोड लगाए गए। वाहन स्वामी और लाइसेंस धारक इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आसानी से अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इस काम करने के लिए ये रखा है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कि कई काम आपके ऑनलाइन अप्लाई करने पर हो जाए और कई काम ऐसे हैं कार्यालयों में जिसके लिए आपको कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि वाहन, आपके जो वाहन है या जो आपका डीएल है, उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक हो। कई पुराने केसेस में जिन्होंने पुराने डीएल बनवाए हैं या पुरानी गाड़ी रजिस्टर्ड कराई है, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया। कई केसेस में वो डीलर्स के नंबर हैं या किसी उनके घर के अन्य सदस्य के नंबर हैं या उनका कोई ऐसा नंबर लिंक है जो कि वर्तमान में वो यूज नहीं कर रहे हैं। लोहाघाट घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाटन नर्सरी से पहले एक बाइक और डाक पार्सल पिकअप वाहन के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार धीरज उपाध्याय गंभीर तौर पर घायल हुआ। दुर्घटना के बाद युवक सड़क किनारे अचेत अवस्था में काफी देर तक पड़ा रहा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसी दौरान कुछ लोगों ने 112 पर कॉल करके सूचित किया। तभी घाट से वाहन चेकिंग ड्यूटी से लौट रहे एआरटीओ प्रवर्तन मनोज बागोरिया और उनकी टीम की नजर घायल युवक पर पड़ी। बिना वक्त गवाए एआरटीओ बागोरिया और उनकी टीम ने घायल को एक वाहन की मदद से लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया और स्वयं भी उसके साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर बीना मिल्कानी ने युवक का प्राथमिक उपचार किया है। नगरपालिका कालाढूंगी की ओर से वार्ड नंबर 1 के 35 घरों को जारी किए गए अतिक्रमण हटाओ नोटिस को लेकर निवासी बेहद चिंतित और तनाव में है। 19 नवंबर को जारी इस नोटिस में 15 दिन का समय दिए जाने के बाद से ही निवासियों ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए इसका विरोध जताया था। इसके बाद सैकड़ों निवासी तहसील परिषद पहुंचे थे, जहां नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। जो है पूर्व में इनको नोटिस निर्गत किए गए थे। आज मेरे द्वारा सुबह भी जो है वहाँ पे स्थल निरीक्षण किया गया। इनकी समस्याओं को स्थल पे जाके जो है मौके पे जो है जांचा गया, परखा गया। इसके बाद पुनः जो है इन लोगों से मेरी वार्ता हुई। इसी संबंध में ये लोग मेरे को ज्ञापन पूर्व में भी दे चुके थे। जो है आज पुनः जो है उसी नोटिस के क्रम में जो है ये लोग मुलाकात करने आए हैं। तो मैंने यही आश्वासन दिया कि इनकी पारिवारिक समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो कि नगर क्षेत्र में ये लोग मतलब इतने वर्षों से हैं, उसको उठते हुए जो है जो भी उचित निर्णय होगा उच्च अधिकारियों के निर्देश में उसका अनुपालन किया जाएगा। कई वर्षों से जो है हम लोग अपने निवास कर रहे हैं और अपनी जीवन याचिका जो है चला रहे हैं, लेकिन 19/11/2025 को नगरपालिका द्वारा हमें जो है अतिक्रमणकारी बताकर हटाने के हमारे घरों का आदेश दिया गया है। तो उसी संबंध में हम आज जो है यो मतलब अधिशासी अधिकारी नगरपालिका कालाढूंगी से मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। से लेके आए सर के हमारे नोटिस वापस लिए जाए। हमारे घर में नहीं खाना खाया जा रहा, नहीं बच्चे भी परेशान है, आदमी भी परेशान है और हम इतने साल से रह रहे हैं। हमारी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी किसी के साथ भी। अब हम इतने परेशान हैं। हमारे बच्चों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, हमारे सब कुछ यहाँ के, हम इतने पुराने रहते रहे यहाँ के।
ये बताओ हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। काशीपुर में ऊधम सिंह नगर जिले में सुरक्षा व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ऊधम सिंह नगर जिले का पुलिस कप्तान उन्होंने आदेश दिए और उनके आदेश के बाद रात में टेम्पो वाले रिक्शा के संचालन पर रोक लगाई गई है। इसके तहत पूरे जनपद में रात में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ये रात को ई रिक्शा क्या है कि दिन और रात में ई रिक्शा चल रही हैं और बहुत सारी ई रिक्शाएँ हो रही हैं, तो कुछ ई रिक्शाओं की परमिशन की जाएंगी रात में, केवल रात में सेलेक्टेड ई रिक्शा या ऑटो ही रहेंगे। उससे क्या होगा कि एक तो सिक्योरिटी हमारी, मतलब हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि हमें 100 रिक्शा है, इन 100 रिक्शाओं में अब कोई कुछ घटना घटित हो रही तो तुरंत पता चल जाएगा। बाजपुर में नगरपालिका की डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने वाली गाड़ी ने एक मासूम बच्ची को जोरदार टक्कर मारी, जिससे मासूम बच्ची की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और नगरपालिका के वाहन को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में नालों का गंदा पानी और कूड़ा कचरा गंगा में ना जाए। गंगा के किनारे साफ सफाई की व्यवस्था है, खासतौर से अगर हम बात करें कि जो रिवर बैंक्स हैं, घाट्स हैं, उनको मॉनिटर करने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो अतिक्रमण हैं खासतौर से गंगा जी के किनारे, उसको समय समय पर हटाए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है। तो वो सारे स्टेक होल्डर्स की बैठक एक साथ की जाती है। इसमें पब्लिक के भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कुछ नामित प्रतिनिधि होते हैं। तो ये बैठक की गई थी, इसमें काफ़ी बृहद स्तर पर समीक्षा की गई और कुछ का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मौलाना के बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। दरअसल जानकारी दे दे कि हल्द्वानी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा बीती रात हिरासत में लिए गए हल्द्वानी के बनभूलपुरा से एक मौलाना कासिम सहित पूरे इलाके में जब सर्च किया गया तो दूसरे व्यक्ति को विस्तृत पूछताछ के बाद सुपुर्दगी में छोड़ दिया गया है। दोनों से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी ली गई थी। एजेंसी की ओर से पूछताछ पूरी होने के बाद दोनों को नियम के अनुसार छोड़ा गया है। इधर नैनीताल जिले में एनआईए की जांच प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है, जिसके तहत सुरक्षा एजेंसियां कई बिंदुओं पर और जानकारी जुटा रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के लिए बुलाया गया था और जो लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह भी वो ले गए थे और जो पूछताछ हुई उसको ऑपरेट किया गया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। शोध पत्र एवं कृषि विज्ञान विषय की 3 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। प्रधान अन्वेषक के रूप में आपने फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान में आयोजित संयुक्त अनुसंधान परियोजना 2025 में आपने विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समिति में सदस्य के रूप में आपकी महती भूमिका रही है। पूर्व में आप महाकौशल प्रांत के प्रांत अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वर्तमान में आप कृषि विद्यार्थी कार्य एग्रीविजन के प्रमुख सलाहकार भी हैं। आप वर्ष 2025-26 के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आप मूलतः मध्य प्रदेश के रीवा से हैं। मंच पर आप डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं। आपकी शिक्षा अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर से MBBS तक हुई है। इसी संस्थान में आप सामुदायिक चिकित्सक की
विशेषज्ञता के साथ ही डॉक्टर ऑफ मेडिकल एमडी में अध्ययनरत हैं। आप वर्ष 2014 से परिषद के संपर्क में हैं। आपने अभाविप के एलोपैथी विद्यार्थी कार्य में डिवीजन के माध्यम से आयुर्विज्ञान एवं दंत चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों में राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर विभिन्न मुद्दों में सफल नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व में आपने महाविद्यालय अध्यक्ष, इंदौर महानगर मंत्री, प्रांत में डिवीजन प्रमुख, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य, में डिवीजन राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय मंत्री एवं आदि दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री हैं। आपका निवास इंदौर है। आप डॉक्टर छगन भाई पटेल जी हैं। आप राष्ट्रीय कार्य परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आप मूलतः गुजरात के महिसाड़ा जिले से हैं। आपकी शिक्षा वैद्यकीय फार्मेसी विषय में पीएचडी तक हुई है। वर्तमान में आप महिसाड़ा के सार्वजनिक फार्मेसी कॉलेज में प्रोफेसर एवं प्राचार्य तथा गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय में फार्मेसी संकाय के अधिष्ठाता एवं विश्वविद्यालय के शासक मंडल के सदस्य हैं। आपने इस वर्ष 42 अंतर्राष्ट्रीय एवं 170 से अधिक पत्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किए हैं तथा 2023 में से अधिक शोधार्थियों को फार्मेसी संबंधी विविध शोध विषयों पर मार्गदर्शन कर चुके हैं। आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के माननीय सदस्य हैं। विद्यार्थी काल से ही आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। गुजरात के वैद्यकीय शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं उद्योगजनों को समाज के विविध वर्गों के लिए सहयोग एवं संवेदनशील बनाने के लिए आपकी महती भूमिका रही है। विगत 12 वर्षों से ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार फार्मा विजन के माध्यम से विविध शैक्षिक एवं सामाजिक विषयों पर संवाद को आपने दिशा दी है। वर्ष 2096 से आप परिषद के प्राध्यापक कार्यकर्ता के रूप में नगर अध्यक्ष से लेकर आप गुजरात प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। आपका निवास महिसाड़ा है। आपके स्वागत हेतु मैं श्री विवेक पुजारी जी से आग्रह करती हूँ। श्री विवेक पुजारी जी, वर्तमान में आप उत्तराखंड प्रांत के प्रांत मीडिया संयोजक हैं। आपकी शिक्षा LLB में हुई है। वर्ष 2014 से आप विद्यार्थी परिषद के संपर्क में हैं। अब मैं अभाविप के शिल्पकार जिनके नाम से यह युवा पुरस्कार दिया जा रहा है, ऐसे प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी के जीवन पर प्रकाश डालने हेतु डॉक्टर छगन भाई पटेल जी से आग्रह करती हूँ। नमस्कार। उत्तराखंड की यह आध्यात्मिक पावन भूमि पर आयोजित प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार सत्र में मंचाधीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रघुराज तिवारी जी, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी जी, प्राध्यापक यशवंतराव युवा पुरस्कार प्राप्त करता स्माइल रोटी बैंक फाउंडेशन के सम्मानीय अध्यक्ष
श्री कृष्ण पांडे जी, उपस्थित अतिथिगण, ज्येष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। 25 अप्रैल 1925 महाराष्ट्र के पंढरपुर की सुबह एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक, ना कोई साधन, ना कोई महत्वाकांक्षा, बस एक चीज, सीखने की भूख। ये बालक की स्कूल के प्राध्यापक ने कभी कहा था, ये बालक शांत है पर उसकी सोच बहुत गहरी है। ये बालक और कोई नहीं, हम जैसे हजारों लाखों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रिय केलकर गुरुजी यानी प्राध्यापक यशवंतराव वासुदेव केलकर जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के बारे में हम गर्व से कहते हैं कि यह संगठन विश्व का सबसे बड़ा और अनूठा छात्र संगठन है। यह संगठन 77 इयर्स की सफल यात्रा ध्येय की दिशा में पूर्ण करके और आगे सफलता की तरफ बढ़ रहा है। इस सफलता के लिए यशवंतराव जी ने जो भी पद्धति दी हमें, उनकी विशिष्ट पद्धति का जो निर्माण किया, उस पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे अभ्यास वर्गों में उसका हमें उल्लेख करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं। यशवंतराव जी अपना स्कूली अभ्यास पंढरपुर सोलापुर में पूर्ण करके कॉलेज के अभ्यास हेतु पुणे गए। 45 में बीए का अभ्यास पूर्ण करके 45 से 52 के लगभग 7 वर्ष तक वो संघ के प्रचारक हेतु नासिक और सोलापुर में गए और वहां उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य बनाया कि समाज में मूल्य और चरित्र का निर्माण करना है। 1955 में वापस आए, 52 में वापस आए, 1955 में एमए पूर्ण किया और 56 में मुंबई गए, अध्यापक बने और 1956 से 86 तक करीब 30 इयर्स अध्यापन कार्य करते रहे। 1950 के दशक में विद्यार्थी परिषद धीरे धीरे आकार ले रहा था, संगठन था पर दिशा स्पष्ट नहीं थी। तब यशवंतराव 1957-58 में संघ से विद्यार्थी परिषद में आए और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। हम सब भाग्यशाली बने। यह संगठन जो आज जो ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पर देने के लिए, ये संगठन को ये रास्ता देने के लिए जो भी कोई श्रेय जाता है मुख्यतः तो यशवंतराव जी को जाता है। विद्यार्थी परिषद की जो संरचना आज जो है, जिसमें टीम वर्क हो, विचार हो, चरित्र हो, राष्ट्रभक्ति हो और सभी से जुड़ने के लिए काफी हद तक उन्होंने ये जो रचना दी है हमें, जो रचना के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते थे। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।